इस यूथ डिक्लेरेशन में ये कहा हमने कि आंदोलन में शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए एक सदस्य को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियां को 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं, इनको 1 साल के अंदर अंदर हम भरना चाहते हैं और इसका पूरा प्रयास करेंगे। जो SC, ST, OBC का बैकलॉग है भर्तियों में, इसको हम पूरा करेंगे। भर्ती के लिए हर साल एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि भर्ती के इम्तिहान कब हैं और इनके रिजल्ट कब आएंगे, ताकि स्कैम्स और घोटाले कम हों। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं देंगे। और ये उस तरह का भत्ता नहीं होगा जो आज तक आपने देखा नहीं है, जो KCR जी ने आपको वादा करके बताया था। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको मिलेगा और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार बने तो ये काम शुरू होगा। प्रदेश के 7 जोन्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम, और हर जिले में, जैसे रेवंत जी ने भी आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कंपनीज की भर्तियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल गल्फ सेल बनेगा, जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं, उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है। आप सोचिए कि किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आपके लिए, अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं, अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और EWS के जरूरतमंद बच्चों के लिए फीस का रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जो 4,000 करोड़ सरकार के ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएंगे। खम्बम, मेडक में नई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। हाँ, ये मुझे भी पसंद है, ये वाला। 4 नई IIIT बनाना चाहते हैं हम। वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब काम हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस यूथ के जो आपने ये जो डिसीजंस लिए हैं उसमें लिखे गए हैं। आप सबको पढ़ना चाहिए और सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब BRS की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। KCR जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली, नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर
आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, टीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, उस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई है, जिसमें आपको लूटा जाता है और फीस इतनी ज्यादा होती है कि आधी जनता तो उसको दे नहीं पाती। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए 15 लाख विद्यार्थियों के 4000 करोड़ दबाकर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है। भर्तियां नहीं हो रही हैं अध्यापकों की, कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं की। तो ये परिस्थितियां हैं आज आपकी। आपको बहुत चीजें कही गई थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। आप शायद जानते नहीं होंगे कि बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं। कम बच्चे एनरोल हो रहे हैं पाठशालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है। हाँ, आप सोचिए एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्ज है। आपका पैसा सारा कहां गया? आपकी संपत्ति कहां गई? जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ? आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निद्दलू नियमकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था।
इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंदिरम्मा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो मेरी मां सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और मुझे याद है कि एक सरल निर्णय नहीं था, एक तरह से एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीति के बारे में सोचती, तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, आपकी इच्छा के बारे में सोचा, जो आंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे उसको सुना, समझा और तभी ये निर्णय लिया गया।